रावत जी भी जुड़े हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। और रावत साहब, आपका बहुत स्वागत है। आप क्या बहुत बहुत संतुष्ट हैं? धन्यवाद आपका। आप हालांकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, लेकिन क्या आप लोग संतुष्ट हो गए हैं प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से? हो गया काम, रावत जी? जी, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी तो उनके इस्तीफे होने का ना होने का बहुत ज्यादा अर्थ इसलिए नहीं है कि जिस कारण से प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने विधानसभा में के अंदर जो गालियां दी और जो उन्होंने अपनी बातें रखी, जो उन्होंने कहा है वहां अंदर कि पहाड़ के लोग तो ये तो सब बाहर से आए हुए हैं, कोई यहाँ तो पहाड़ का मूल आदमी तो है ही नहीं है। तो मैं समझता नहीं हूं कि ये तो एक मात्र उसकी जो एक ईंट है, ये पूरी इमारत है। जब तक ये भरभरा कर नहीं गिर पड़ेगी तब तक एक इस्तीफे से कोई हल होने वाला नहीं है। पहाड़ के सारे मुद्दे हैं, मूल निवास है, भू कानून है, आपके जो है बेरोजगार भी चरम पे है, बाहर के लोग यहाँ से ठेका आदि सारा काम सब लोग जो बाहर के लोग कर रहे हैं। तो ये कोई वो नहीं है। हाँ, ये इतना जरूर है कि इसमें हमारे जो पहाड़ के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी ताकतें हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उन बहनों का संघर्ष, उन युवाओं का संघर्ष और मेरा क्षेत्रीय जो ये सारी क्लीन क्लियर वो है मेरी। अभी जी गैरसैंण जो 6 दिन से गैरसैंण में बैठे हुए थे भूख हड़ताल पर, वो हमारे साथ लाइव जी थे। फौजी भुवन जी पाठक जी उनके साथ वहां से लाइव थे। उन्होंने कहा ठीक है, प्रेमचंद का इस्तीफा हुआ हुआ, लेकिन महेंद्र भट्ट को हम माफ नहीं करेंगे। ऋतु भूषण खंडूरी ने जो आचरण, जिस तरह से सदन को चलाया, जो कुछ उनका तरीका था, उससे हम बिल्कुल आहत हैं। और खासतौर पर गणेश जोशी, जिनका जिनको अर्थ ही नहीं मालूम कि पारंपरिक कृषि क्या होती है और प्राकृतिक कृषि क्या होती है, जिनकी इनकैपेबिलिटी उस सवाल में आ गई जो सवाल स्थगित हुआ। सामान्य तौर पर सवाल स्थगित होते हैं तो मंत्री रिसाइन कर देता है, क्योंकि मुझे मंत्री कहता है जब मुझे जानकारी नहीं है और सार्वजनिक हो गया कि मुझे अपने विभाग के बारे में नहीं पता, तो मैं मंत्री किस बात का। तो 3 नाम तो बहुत खुले तौर पर लिए हैं, अन्य नाम भी लोग ले रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, ऋतु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़े और गणेश जोशी इनकम्पिटेंसी के कारण मंत्री पद छोड़े। ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप लोग संतुष्ट हो गए? प्रेमचंद्र अग्रवाल हट गए, बात खत्म हो गई? आप जी जी, कोई संतुष्ट कोई नहीं है। देखिए, ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, मैंने कहा था ना, ये पहली कड़ी थे। असली इस्तीफे तो अब होने चाहिए इन लोगों के। आप 3 नाम तो आपने ले लिया, चौथा नाम आपने सुबोध उनियाल जी को क्यों छोड़ दिया? जिन्होंने लीजिए शंभू ना। पासवान के चुनाव में जिन्होंने शंभू पासवान के चुनाव में मंच से कहा कि भाई ये सारे ये मैं खुद बिहार का आया हुआ हूं, उनियाल हूं, मैं यहाँ का मूल निवासी हूं नहीं। कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई कहां से आया है। हम मूल निवासी नहीं है, सब हम एक हैं, सब हम उत्तराखंडी हैं। इसका मतलब आप इसको समझिए, इसके पीछे की आप क्रोनोलॉजी समझिए, इसके पीछे की राजनीति समझिए। ये मैदान पहाड़ करना चाहते हैं, ये मैदानी क्षेत्र से कहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, या सरकार की सह पे इन्होंने ये बयान दिया होगा। सोची समझी बात है, क्योंकि आपके चैनल में भी उन्होंने एक फिर इस बात को रिपीट किया। कई सोशल मीडिया चैनलों में उस बात को रिपीट उन्होंने किया कि हम मूल निवासी यहाँ के हैं नहीं, हम सब लोग बाहर से आए हैं। तो ये स्थिति है। तो अब ये उसी उसी आधार पे जो एक कल एक बयान दे रहे थे ये गुजर जो है, तो वो कह रहे थे कि ये तो सब बाहर से लोग हैं, ये तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम हैं यहाँ के लोग। तो हकीकत बात है, वो तो जब आपके सरकार का मंत्री ये मान रहा है, ये मान्यता वो दे रहा है। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा कि पहाड़ के लोग बाहर से आए हैं। सब लोग एक ही, हम सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम मूल निवासी। भाई, हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र क्यों गायब कर दिया? तो ऐसी ताकतों ने हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र समाप्त करके उसके स्थान पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की परंपरा जारी की उन्होंने। तो ये मूल निवास जो ये मुद्दा है मैदानी पहाड़ी वाला, इसका जो है इसके जनक जो है सुबोध उनियाल जी हैं। आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? ये श्रृंखला है बड़ी, राजीव भाई, ये सारी श्रृंखला है। आप तो सब देखते आए हैं। आप तो इनके पेट में कितने आते हैं, दांत तो छोड़ो, आते हैं, हम सब जानते हैं। आप जो है एक एक के बारे में, है ना? तो ये स्थितियां है। लेकिन अब ये ठीक है,
यही इस्तीफा अगर सदन में उस दिन प्रेमचंद अग्रवाल जी कह देते कि मेरे से गलती हो गई, बाहर के लोग तो बहुत क्षमाशील होते हैं, हम लोग तो इतने मतलब जितने पत्थर दिल हैं उतने हम मोम दिल भी हैं, हम तो बहुत ज्यादा क्षमा करने वाले, कभी कोई भेदभाव नहीं करते, हमने सहा है लोगों को, हमेशा अपने सिर के ऊपर बिठाया है हमेशा। आप आज ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में पहाड़ का आदमी टॉप पे ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे गुण हैं, जो प्रकृति की देन है वो, उसके लिए ईश्वर को, हमारे देवी देवताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हमको विचार दिए हैं, ऐसे हमको जो है आचरण दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वही उस समय क्षमा मांग लेते कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे माफी कर दो, माफी दे दो, तो हो जाता। वो नहीं देते थे, खंडूर जी ही उनको टाइट कर दी, चूंकि आप क्षमा मांगिए, आपने गलत बात कर दी है, ये असंसदीय शब्द है ये, आप पार्लियामेंट, आप जो पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर हैं, आप क्षमा मांगिए। चलो वो भी नहीं हुआ। महेंद्र भट्ट जी कहते कि भाई गलती हो गई उनसे, जाने अनजाने में गलती हो गई, उनका कुछ आशय और था, उनके मुंह से कुछ निकल गया, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का, और मैं आप लोगों से प्रेमचंद्र अग्रवाल की ओर से माफी मांगता हूं। वो उल्टा धमकाने लग गए। ये धमकी इसको जो लोग मुलायम सिंह की गोलियों से नहीं डरे, है ना, तो ये इनसे डरने वाले हैं। जो चाइना बॉर्डर में हमारे जो है जसवंत सिंह जो है को याद करिए, गब्बर सिंह जो याद करिए, जो ये विदेश की फौजों से नहीं डरे, जिन्होंने अकेले ही पूरी की पूरी बटालियन, पूरी की पूरे टुकड़े की टुकड़े नष्ट कर दी हो, तो उनके लिए आप धमकी दे रहे हो कि जेल में डाल देंगे। अरे जेल में कितने डाल दोगे तुम, कितने लोगों को डाल दोगे? 1,40,00,000 लोग हैं उत्तराखंड के, कितने तुम्हारी क्षमता है जेलों में? तुम जेलों को क्या, तुम अगर सड़कों की जेल बना दोगे तो भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ये स्थितियां, ये आज जो स्थिति हो रखी है उत्पन्न यहाँ पे, ये कोई मतलब ये सब सरकार द्वारा उत्पन्न की गई है, ऐसा कोई माहौल नहीं था। ठीक है, मूल निवास भू कानून और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग लड़ रहे थे, ठीक है, उनका अपना एजेंडा है, पहाड़ की बात करते हैं, ये सब चीजें इन्होंने इसमें आग में घी डालने का काम किया। और आज फिर सुबोध उनियाल जी का जो बयान था कि हम बाहर से आए हैं, और आज फिर ये जो मैदानी लोगों ने कहा है, इस चीज को लोग संज्ञान ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है आप प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा ही बिल्कुल नाकाफी है, जब तक इन सब लोगों के इस्तीफे नहीं हो जाते हैं। अरे तुम्हारे पास 57-58 विधायक है ना, बना दो ना भाई, क्या दिक्कत है? ठेका ले रखा है इन्होंने, जो अंडरस्टैंड बोलने वाले, जिनको शब्दावली, जिनके जिनके मुंह में शब्द अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। मुन्ना सिंह चौहान जैसा व्यक्ति है, जिसको नए विधायकों को प्रबोधन जो देते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का हाउस को चलाया, जिनसे सीखने पूरे देश भर के विधायक आते हैं संसदीय कार्य के मामले में, उनसे बड़ा जानकर कोई नहीं है उत्तराखंड में जो हाउस को चला सके, उनका नंबर नहीं आएगा। राजीव जी, मैं उत्तर प्रदेश में मैं 20-25 साल में रहा हूं वहां मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ में। मैं बड़ा सौभाग्यशाली वहां समझता था, मेरे गर्व से मेरा सीना ऊंचा होता था। वहां पे सरकार भाजपा की रही हो, सरकार जेडीयू की रही हो, सरकार जो है इनकी सपा की रही हो, जनता दल की रही हो, मैंने मुन्ना सिंह चौहान जब विधायक वहां रहे, पूरा हाउस को प्रेजाइड वही करते थे। कृष्णनाथ त्रिपाठी जी रहे हो या कोई अन्य विधानसभा अध्यक्ष रहे हो, जब जटिल मामले होते तो मुन्ना सिंह चौहान जी को अधिष्ठाता मंडल में थे, वही सदन को चलाते थे, और इतने स्ट्रिक्ट थे और इतने निष्पक्ष बात करने वाले थे। उनको तब वो किसी ऐसा नहीं कि वो विपक्षी पार्टी से तो विपक्ष के ही ज्यादा बात करें, उनके संरक्षण नहीं, वो सबको संरक्षण देते थे, गलत को गलत कहते थे, सही को सही कहते थे, डिसिप्लिन मेंटेन किया था उन्होंने। बहुत अच्छे पार्लियामेंटर है, पर वो दुर्भाग्य है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई अन्य दल हो, यहाँ पे स्थिति यह है कि इनके अंदर हीन भावना है। उन्हें लगता है कि अगर हम मुन्ना चौहान को अगर बना दे, चर्चा हो रही है तो ये भी एक दंश है जिसे उत्तराखंड झेल रहा है। सबसे योग्य व्यक्ति संसदीय कार्य मंत्री नहीं है जो सदन को चलाना जानता है, इसे नियम कानून मालूम है। लेकिन रावत जी, आपके बारे में जो दर्शक हजारों लोग इस समय देख रहे हैं, लेकिन जिन दर्शकों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अनेकों मुख्यमंत्रियों के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में, सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के रूप में रावत जी ने काम किया। तो उत्तर प्रदेश के सदन को भी देखा, मुख्यमंत्री हाउस को, और उत्तराखंड के सदन को भी देखा। लेकिन क्या कारण है? आपको क्या लगता है, क्या योग्य होना ही मुन्ना सिंह चौहान का अभिशाप है कि वो योग्य है? डर होगा इनको कि मुन्ना सिंह चौहान मंत्री बन जाएगा
तो लोग कहेंगे ऐसा मंत्री होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये डर के मारे उनको मंत्री नहीं बनने देते। मैं आपको मैं नाम को खुलासा नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ 2005 में आया हूँ यूपी से। मैं तब तिवारी जी, एनडी तिवारी थे, उनके चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ में था। उसके बाद फिर जनरल साहब के साथ रहा, फिर निशंक जी के साथ में रहा। तो मैंने दो मुख्य चीफ मिनिस्टरों से व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा, मैंने कहा आप इनको अगर अपने मंत्रिमंडल में लेते हैं तो सारा भार मुख्यमंत्री के, जितना दोष, जितना गलत सलत जो जो ने, वो सारा वो आप फ्री हो जाएंगे, आप खुल के काम कर सकते हैं, आप इनको बनाइए। लेकिन नहीं, क्यों? यहाँ के बीजेपी के नेता हो या चाहे, और ये अयोग्य हैं। मैं बहुत सबके लिए नहीं कहूंगा, पर मैक्सिमम लोग जो है, मैं एक हरीश राव जी को छोड़ दीजिए, और इनको थोड़ा सा तुम्हारे जो है ये तिवारी जी खैर बहुत विद्वान थे, हरीश राव जी को छोड़ दीजिए। आप दया कर रहे होंगे, आप दया कर लीजिए, लेकिन आपके सामने आपने वो इंटरव्यू को देखा होगा, जब मैंने मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों को ये नहीं पता कि उन्होंने यूसीसी कानून में सबसे पहले अपने ही बच्चों को फंसा दिया है। उनको नहीं पता कि उनकी जमीन का हिस्सा भी चला जाएगा अगर वो जैविक दादा या नाना बन जाए, उनका एक अंश फ्री में चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। उनकी 1000 बीघा जमीन है, 1000 बीघे में से उनके 2 नाती हैं और तीसरा कोई जैविक नाती मिल गया तो 333 बीघा जमीन यूं गई। अगर उन्हें अपने कानून के बारे में नहीं पता तो कितने योग्य होंगे किशोर भाई, रावत जी? इनको राजीव भाई, कम इन मंत्रियों से, कुछ मंत्रियों से मेरी उम्र ज्यादा है, कुछ थोड़ी कम होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं गंभीरता से, इनको यही नहीं पता कि ये कौन सा कानून पास करते हैं। राजीव भाई, आप छोड़ो, विधायकों को छोड़ो, मंत्रिमंडल के किसी सदस्य से पूछो, कुछ लोगों को छोड़ के, 2-4 लोगों को छोड़ के, यूसीसी की फुल फॉर्म बताने की स्थिति में नहीं है। नहीं पता इनको यूसीसी है क्या भला, छोड़ो कानून क्या है क्या नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसको हकीकत बात बता रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा था, मुन्ना सिंह चौहान जी की बात आई थी ना, मैं कह रहा था मुन्ना आज की स्थिति में इनको पूरा मंत्रिमंडल जो है, जैसे इन्होंने गुजरात में किया, पूरा ड्रॉप करके और ये नया बनाए, और मैं कह रहा हूं मुन्ना चौहान को मुख्यमंत्री बना दे, ये सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। सारा जो ये आज विषमताएं हैं, जो असमानताएं हैं, जो ये मैदान पहाड़ है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, नौकरियां हैं, ये वो एक सोल्यूशन वाला आदमी चाहिए ना, है ना तुम्हारे पास 57 आदमी। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये यूसीसी उसी का परिणाम है। यूसीसी क्या है? सब चुप रहे वहां। अरे भाई तुम देखो ना, तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम किसको बोल रहे हो? तुम अपने ही खिलाफ जो है ये कानून को पास कर रहे हो, तुम्हें उसका परिणाम पता नहीं है। अब कोई मैं खुल के बोलने वाला हूं, कोई क्रिश्चियन लड़का, कोई मोमडन लड़का, या कोई विदेशी, छोड़ो इटली का आ गया, अमेरिका का आ गया, कहीं आ गया, या टूरिस्ट घूमते आ रहे, हमारी किसी लड़की को उसने फंसा दिया, शादी कर ली, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद उसका वारिस कौन हो जाएगा? अब उसका वो चूंकि लड़की जमीन का मालिक भी बन जाएगा बगैर बात का, घर जमाई, कानूनी दहेज। वही मैं कह रहा हूँ ना, बेटी का विवाह करेंगे तो बेटी को तो घर जमाई हो जाएगा, दामाद को जो दिया वो चला गया। ये तो कानूनी अधिकारी हो गया। अब मैं कह रहा हूँ तुम लाते रहो भू कानून, क्या फर्क पड़ेगा उस भू कानून से? वो भू कानून की ये यूसीसी गार्ड में वो भू कानून निष्प्रभावी हो गया ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके लिए जो है, या तो भाई या तो इनकी जानबूझ करके ये केंद्र के इशारे पे बहुत ज्यादा होती है सब चीजें। आज की डेट में उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेसी टोटल, ये सारी कंट्रोल हो रही है केंद्र से। इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनको पूछ नहीं रहा, उनको क्या पॉलिसी बनानी, कैसे बनानी, किसके लिए बनानी, वहां से होती है डिसाइड। अब किसी मंत्री की कोई हिम्मत है किसी को कुछ कह दे? अब वो आप गणेश जोशी की बात कर रहे हैं, गणेश जोशी बेचारे, गणेश जोशी जी ने क्या करना है? तो सारे आका ऊपर बैठे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके भी इतने बड़े बड़े लैंड बैंक हो गए उत्तराखंड में। ये जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, इनके बच्चे भी सबसे पहले उस हनी ट्रैप होंगे, और जब इनकी जमीनें जाएंगी ना, 1000 बीघा जमीन सीधे, इनको भी नहीं पता कि इन्होंने कर क्या लिख दिया उसमें। वो बात सही है। आईएएस है जो जिन्होंने कानून का ड्राफ्ट बनाया, इन तक को नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है। अरे मजे की बात देखो ना राजीव भाई, इनकी हमारी एक जो वाइस चांसलर है दून यूनिवर्सिटी की, सुरेखा डंगवाल जी, यहाँ की मूल निवासी है ना। ठीक है, भाजपा में है वो, ठीक है, उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, अच्छा है। लेकिन भाई तुम
तुम उस कमेटी में थी, क्यों आपने जो है बेटियों को पक्ष में रखा? क्यों आपने नहीं देखा कि हमारे बेटियों के साथ में क्या हो जाएगा इस कानून से? आज की डेट में खुल्लम खुल्ला जो बेशर्मी की हद है, वो माँ बाप जो है, आपने देखा कई केस ऐसे हो चुके हैं अभी तक जो है, जो माँ बाप जो है बेचारे मरने की स्थिति में आ गए हैं शर्म के मारे, है ना? तो ये स्थिति, ये सारे लोग यही तो थे कमेटी में। तो यूसीसी में मैं उनको, चलो एक वो जो न्यायमूर्ति थी वो बाहर की थी, उनको नहीं पता था, पर लेकिन तुम तो यहाँ लोकल यहाँ के लिए बना रहे थे ना यूसीसी। तुमने गुजरात में क्यों नहीं बनाया ये यूसीसी? और गुजरात में लाके देखें जरा ये लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान, सोना से चलो है मैं ना? आपकी बात देता हूं। शकुंतला रावत जी यही माता आप जो जी है, हैं, यही आप प्रयोग कर रहे हो। आपकी बात याद है, फिर आ रहा हूं आपके पास। शकुंतला रावत जी, आप आंदोलनकारी भी हैं, उन बेटियों की और बेटों की मां भी हैं, लेकिन कभी कोई लड़की या लड़का इस तरह का काम कर दे, उसको इनाम मिलता है? वो भी संपत्ति में एक हिस्सा। अब उसको आज हम नहीं कह सकते कि लड़की भगा दी। अब भगाना तो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पंजीकरण कराएगा यूसीसी में। माइक बंद है, माइक आपका माइक बंद है, माइक बंद है। रावत जी, राजीव जी, जो ये यूसीसी का कानून हमारे उत्तराखंड पे थोपा गया है, इसकी चाल और ढाल अभी तक कोई नहीं समझ पाया, और समझने वाले समझ गए हैं। अब इनको हमारे पहाड़ को बर्बाद करना है, हमारे उत्तराखंड को इनको बर्बाद करना है। और राज्यों में क्यों नहीं ये कानून लागू हुआ, हमारे उत्तराखंड में क्यों हुआ? और जो हमारे रावत जी ठीक कह रहे हैं कि जो वहां कमेटी बैठी थी, उसमें हमारे उत्तराखंड की डंगवाल मैडम भी थी, उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं करा? तो जब अपना ये खोटा सिक्का हो गया तो हम बाहर वालों को क्या बोले? जी। अब रही बात हमारे उत्तराखंड के बच्चों पे, हमारे नाती पोते हो रहे हैं, हमें भी एक डर सी बैठ गई है, कल के दिन बाहर वाला आएगा। अब यहाँ पे जो, अब हमें तो बोलने को भी शर्म आ रही है, यहाँ पे आके हमारे के साथ संपर्क में रहेंगे, हमारे बच्चों को फंसाएंगे, और बाहर के अन्य कहीं के भी हो, और हमारे बच्चों के साथ जो उनके बच्चे होंगे वो एक किस्म से यहाँ के अधिकारी हो गए हैं। हमारे पहले बोलते थे ना, एक छोटी सी कहावत थी, अब बोलने को वो भी अपने उत्तराखंड की बात है कि जो गया बल गंवाई वो हुआ घर जवाई। तो ये हमारे उत्तराखंड पे जो ये यूसीसी का कानून आया है राजीव जी, इसका हमें विरोध करना है। हमने अपनी बेटियों को जबरदस्ती किसी के पल्ले नहीं बांधने देना है। और अपने जो हमारी पहाड़, अब इसमें आप थोड़ा सोचो, आप हमारे आदरणीय रावत जी बैठे हैं, हमारे एक गंभीर विषय, आप 4 लोग हैं, जरा इस लाइन को आगे बढ़ा देना। मैं छोटी बात बता रहा हूं, अभी तक आप लव जिहाद कहते थे। लव जिहाद के लिए यदि कोई लव जिहाद होता है, तो मैं नहीं कह रहा हूं होता है तो उसमें पैसा खर्च होगा, लड़का आएगा, किसी को फंसाया, खर्च करेगा। अब अगर ये जो मंत्री हैं जिनकी 1,000 बीघा जमीन है, ये जो आईएएस है, अगर इनके बच्चे को हनी ट्रैप पे रखने के लिए मुझे 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करने पड़े, इनका बेटा या बेटी से दोस्ती करने पड़े, उसे 4 दिन कारों में घुमाया, बड़ी ऑटो में ले गया, बाद में दिखाया हाँ मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास बड़ा स्टेटस है, अब कमरा ले लेते हैं, हम लिव इन में रहते हैं। 1 महीने बाद एक बायोलॉजिकल गलती करी और एक जैविक नाती या नातिन का मैं पिता या जैविक पिता या माता बन गई। अगर मेरे 3-4 लाख रुपए खर्च हो भी गए 1 महीने में इस मिशन पे, तो मेरी कमाई कितनी होनी है? अरबों करोड़। तो देश का कौन सा ठग होगा? इससे बढ़िया धंधा पैसा कमाने का, इससे बढ़िया धंधा और क्या है? जीवन में कोई नौकरी नहीं करनी, चाकरी नहीं, कुछ नहीं करना। उत्तराखंड के चिन्हित किसी आईएएस, पीसीएस, विधायक, मंत्री की बेटी या बेटे को हनी ट्रैप पे लाकर 2-4-5 लाख रुपए खर्च करके और सीधे अरबों का मालिक बनके। शकुंतला जी, इससे बढ़िया धंधा और क्या होगा?
तो ये तो इन्होंने सोचा नहीं ना, इन्होंने तो ये सोचा जी कि उत्तराखंड पे ये लागू कर दे ये कानून, लेकिन जिनके लिए इन्हें कानून लागू करे, क्या उनके मंत्री संतरियों के बेटे नहीं है? क्या जो भाजपा सरकार यहाँ राज कर रहे हैं उनके बच्चे भी तो हैं। मैं तो लाइव इंटरव्यू में जब बात करता हूं तो उन्हें जानकारी नहीं है। एक बात, इनको जानकारी कहां से होगी? इनको तो भाई उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करना है, जानकारी हो ना हो इनको। अब हम राजीव जी, मैं आपके जहन में एक बात डाल रही हूं, हम अनभिज्ञ हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान ने हमारे में बुद्धि दे रखी उसका इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं। हमारे पहाड़ खाली हो गए हैं और इनकी नजर हमारे पहाड़ों पे है, जो हमारी उपजाऊ जमीन है, जो हमारी देवभूमि में नाना प्रकार के फल फ्रूट, आज भले ही वो बंजर पड़ गए होंगे इनके करामातों के वजह से, ये कानून लागू हुआ है, ये हमारे पहाड़ में कब्जा करने के लिए हुआ है। हमारी बेटियों पे बुरी नजर डाल के। लेकिन हमारी जनता को सोचना चाहिए, हमारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इनका विरोध करना चाहिए। अभी ये कानून लागू हुआ है नहीं हुआ है, इसका हमारे पे भी अभी हम भी इतनी जानकारी नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो यहीं पे कौन सा कानून? यूसीसी का, जो इसमें दो बातें आई है, वो लागू हो चुका है। तो इसका हमें विरोध करना है कि उत्तराखंड पे क्यों, गुजरात पे क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं, उत्तराखंड में क्यों? इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। क्यों? अब आप इस प्रश्न को जवाब ढूंढिए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, ऐसे बहुत सारे वो लोग हैं जो बड़े पदों पे बैठे हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं तो होती। इन्हीं के बजाय राजीव जी, जो ये बड़े उनकी शादियां नहीं होती। अब नित्याणियों को आगे बढ़ना है तो उनसे संपर्क करती हैं, फिर वो आगे बढ़ जाती है नित्याणियां। तो क्या होता है, बाद में वो नित्याणियां फंसाती है उनको। आपने सुना होगा देश में बहुत सारे केस, फिर उन पर मुकदमा होता है 6 साल बाद, 2 साल बाद, कि मेरे साथ अवैध संबंध। अब अगर पंजीकरण करा देंगे ना, तो उसके बाद वो मुकदमा नहीं कर पाएंगी। इनको अपना बचाव चाहिए। एक दूसरा, जो बहुत पैसे वाला है, उसके पास वैसे उसको पुलिस पकड़ेगी, अगर महिलाओं को रखेगा अपने साथ। उसके पास 10 गेस्ट हाउस है, उसने 10 गेस्ट हाउस में 10 ऐसे लड़कों को नौकरी पे रखा। माना मैं उसका ड्राइवर हूं, मुझे मिलती है 20,000 तनख्वाह, मुझे कहा ले भाई 1 लाख तनख्वाह ले, 50,000 तनख्वाह ले, आराम से बैठ जाओ उस गेस्ट हाउस में, ठाट से सो जा। करना क्या है, मेरे नाम पे किसी लड़की का पंजीकरण कर दिया, लिव इन पार्टनर। एक गेस्ट हाउस में मैं रहूंगा, शिमला वाले में कोई और रहेगा, बंगलोर वाले में कोई और रहेगा। अब 10 जगह उसने 10 लड़कियां रख दी। अब वो हमारे नाम पे आराम से रहे, जब मर्जी आए घूमे फिरे। तो अपने लिए ये जुगाड़ ढूंढा गया है। मैं गंभीर सच बता रहा हूं। राजीव जी, इसी को तो हमें रोकना है। क्योंकि वहां मेरे नाम पे पंजीकृत लड़की मेरे साथ रहती है। मालिक साहब आए, एक रात आए, चले गए, अगले दिन शिमला गए, शिमला वाले गेस्ट हाउस में रहे, अगले दिन बेंगलोर वाले में रहे। क्या करना है? क्योंकि मेरी शादी नहीं, इसलिए मैं पंजीकरण करा सकता हूं जी। तो नुकसान किसका है? महिला शक्ति का। चाहे बच्चा बेटी पैदा हुई हो, हम बुढ़े हो गए होंगे, वो एक मातृ शक्ति के रूप में जानी जाती है, एक देवी के रूप में जानी जाती है। अगर उस देवी के साथ ऐसे कृत्य काम हो और उसी देवी के संपत्ति पे तुम राज करे, तो ये तो हम होने ही नहीं देंगे, अपने जीते जी नहीं होने देंगे इसको। हमें तो जवाब चाहिए। अभी हम थोड़ा धैर्य रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं। हमें जवाब चाहिए कि ये कानून यहाँ, ये यूसीसी कानून यहाँ लागू क्यों हुआ? ये 170 पेजों का है मेरे ख्याल से, ये पूरा 170 पेजों का यूसीसी कानून का इन्होंने एक बुकलेट बना दी है। उस बुकलेट में 2 कानून ऐसे आए हैं, लिविंग इन सिर्फ, तो ये होने नहीं देंगे हम। अरे तुम कानून वो लाओ ना जो जनहित के लिए है, उत्तराखंड के हित के लिए है। जरा दिमाग लगाओ, ऐसा कौन सा वर्ग है भारत में जिसकी शादियां नहीं होती और ताकत पूरी उसके पास? असल में इस कानून का लाभ, अब मेरी तो शादी होती है, शादी हो रखी, तो मैं तो पंजीकरण करा नहीं सकता।
मैं बीजेपी का विधायक भले हूं या मंत्री हूं, पर मेरे नाम से पंजीकरण करा नहीं सकता। ऐसा कौन है जिसके पास ताकत भी सबसे अधिक है और शादी भी नहीं होती? बताओ, आप खुल के बताओ जरा, आज इस बात को लोगों को बताओ। वो लोग हैं जो सत्ता में चूर हैं। राजीव जी सुनो राजीव जी। हाँ, आज जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री बड़े बड़े सत्ताधारी है वो अभावित है। शादी हो रखी है, प्रधानमंत्री जी की शादी हो रखी है, भले वो पत्नी साथ में नहीं रहती, प्रधानमंत्री स्वयं पंजीकरण नहीं करा सकते। मैंने आपको बता दिया, जो शादी हो रखी है और तलाक नहीं हुआ है, जो सत्ता में चूर हैं, जिनको पैसे चाहिए, जिनको धन चाहिए। आपके पास आ रही है, जरा रोचक बात समझिए ना, ये बात अभी तक बाहर आई नहीं है। आशुतोष जी जरा बताइए, कौन है जो सबसे पावरफुल है इस सत्ता में भारत में और उनकी शादियां नहीं होती? क्योंकि वो पंजीकरण करा सकते हैं लिव इन में। आशुतोष जी बताइए, मेरे से पूछ रहे हैं। आपसे नहीं, आशुतोष भाई से जरा रुकिए, जरा मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है राजीव भाई, ये वीआईपी टाइप के लोग हैं और वीआईपी बताओ जरा, देश को बताओ, इसका सबसे अधिक लाभ कौन लेगा? किसको चाहिए? संघ प्रचारक ले सकते हैं इसका। जो इस समय सबसे पावरफुल है आरएसएस, उसके लोग बहुत बढ़िया इसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग संघ के प्रचारक के लिए एक शर्त है कि वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी फिजिकल डिजायर होती है, उसकी भी सेक्सुअल नीड होती है। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह से देश में इसमें भाजपा की सरकार है और जिसे आरएसएस चलाती है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस में सारे ही लोग इस तरह के हैं चरित्रहीन टाइप के, लेकिन जो चरित्रहीन है और जिनको रास्ते चाहिए, अपना बचाव भी हो जाए, कोई कानूनी पचड़ा भी ना हो, कहीं ना कहीं उन्हीं की ओर से ये डिमांड हो सकती है। और उत्तराखंड को इसलिए चयनित किया गया है कि यहाँ के लोग राष्ट्रवादी हैं, मोदी जी के नाम पे मोदी जी दीदी भूली कुछ भी बोलते हैं, मुंडी हिला के नीचे कर लेते हैं। तो इसे सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है कि इसे घाम तापो पर्यटन और सेक्स टूरिज्म और घाम तापो टूरिज्म के लिए इन पहाड़ों को प्रमोट किया जाए। बाहरी प्रदेश के लोगों ने रिजॉर्ट यहाँ बना ही लिए हैं और कमरे में सेक्स टूरिज्म होगा और बाहर घाम तापो होगा। तो इस तरह के जो मोदी जी की योजना लगी है, मुझे वो तो स्पष्ट रूप से यही है कि उत्तराखंड के पहाड़ एक तरह से थाईलैंड बनाने का एक प्रयास चल रहा है, जिसके लिए यूसीसी कानून लाया गया है। बाकी इसका तो मेरी समझ में कोई मतलब नहीं आया। और जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि भाजपा और आरएसएस कोई अलग चीज तो है नहीं, आरएसएस ही भाजपा को चलाती है, तो कहीं ना कहीं जो चरित्रहीन लोग आरएसएस में हैं, उनकी ये विशेष डिमांड हो सकती है। जैसे एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड उस वनांतरा रिजॉर्ट में हुई थी, वही एक्स्ट्रा सर्विस है ये यूसीसी, मैं कहता हूं वही एक्स्ट्रा सर्विस है जो वनांतरा में वीआईपी ने की थी। यूसीसी जिसमें लिव इन लाया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा सर्विस के अलावा राजीव भाई और कुछ नहीं है। मैं इससे ज्यादा अब क्या बोलूं? आप मत बोलो। अब दीदी मैं आपके पास आ रहा हूं, शकुंतला दीदी, अब आपको एक तरह से खोल दिया पन्ना, किसके दबाव में, किसके लिए ये यूसीसी लाया गया? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पंजीकरण नहीं करा सकते, नरेंद्र मोदी का पंजीकरण नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता, हमारी शादी हो रखी है, ना आशुतोष जी को हो सकता, ना किशोर रावत जी का, ना आपको हो सकता। तो ये पंजीकरण किसका होना है? अब जिसका होना है बता दिया इन्होंने, किसको जरूरत है इसकी? हमारी तो शादी हो गई, माँ बाप ने शादी कर दी, बात खत्म। हम तो यूसीसी कानून का कोई पंजीकरण करा नहीं सकते। आखिर किसने दबाव बनाया उत्तराखंड में कि भाई ये कानून बनाओ हमारे लिए? छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो लिव इन में कहीं रहते, तो लिव इन तो देश में चल रहा है पहले से, तो लिव इन पे कोई बैन तो है नहीं, लिव इन ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन उसको कानूनी संरक्षण और पंजीकरण कराने के बाद भविष्य में कोई नेत्याणी उन्हें फंसा न सके 4 साल बाद कि भाई मुझे टिकट तो दिया नहीं, मेरे साथ 3 महीने रहा। ऐसे मुकदमे हो रहे हैं ना। सीतापुर का एक सांसद कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ है, सीतापुर का। गिरफ्तार इसलिए हुआ कि कोई 3-4 साल पुराना मामला आ गया, महिला ने कहा मेरा शोषण किया। अब 4 साल पहले शोषण किया और मुकदमा हो रहा आज। ऐसे मुकदमों से बचने के लिए, लेकिन बचेगा कौन जिस पे ताकत होगी? कोई महिला किसी के नजदीक क्यों आएगी? अगर मेरे पास पावर है, मैं किसी को विधायक बना सकता हूं, मैं जिला अध्यक्ष बना सकता हूं, मैं उसे नगर पालिका का टिकट दे सकता हूं, वार्ड मेंबर बना सकता हूं, बीजेपी में कोई पोस्ट दे सकता हूं, कांग्रेस में कोई पोस्ट दे सकता हूं, और मेरी शादी नहीं है। तो ऐसा कौन वर्ग है?
जो वर्ग है वो बता दिया आशुतोष नेगी जी ने, एक ही वर्ग है जिसके पास पावर पूरी है, मालिक पूरा है, लेकिन शादी नहीं है। शकुंतला जी आप बताइए, ये है कड़वा सच। मैं ये कह रही हूं, हम पे ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और महिलाओं के कपड़े खोलने अच्छी बात नहीं है। मैं 100 की 9 एक बात कह रही हूं कि जो हमारे उत्तराखंड के लिए ये कानून लागू हुआ है, ये कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, जेंट्स के लिए तो है ही नहीं है। क्योंकि आदमी तो बाहर का बताया गया ना कि बाहर का आएगा और जेंट्स को हमारी पता है। बेटियों पे नजर डालेगा। जेंट्स को पता है। मैं दादा हूं या नाना, अगर मैं उत्तराखंड का हूं तो मुझे दंड मिल रहा है, सबको दंड है इसमें, मेरी संपत्ति भी जा रही है। नहीं, दंड मेरे दंड गांव तो को दंड मिल रहा है। मिलना चाहिए, मेरे गांव में बिहार मिलना का कोई आदमी चाहिए मालिक बन दंड। जाएगा, मेरे गांव का ताना बाना खराब हो जाएगा। सबको उत्तराखंड होना मतलब आप दंड के पात्र हैं। आपका बच्चा गया, आप जैविक नाना बने चाहे दादा बने, गए काम से, पूरा गांव। तो हम तो फिर इसका ये मतलब हो गया कि हमें उत्तराखंडी होना ही सबसे बड़ा पाप हो गया। दंड है। हम उत्तराखंडी जो है, हम लोग, हमें लग रहा है कि हमारा अस्तित्व इनके हाथों बिक गया है। अगर इनके हाथों ना बिका होता तो क्या इनकी इतनी बड़ी जरूरत पड़ती कि इस कानून को यहां लाते? 170 पेजों का कानून यहां लाते, उसमें 2 कानून तुम ऐसे ये वाले कानून लाते तुम कि बाहर का आएगा, हमारी बेटी को फंसाएगा, हमारे यहाँ का बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब सुनो, अब जब बात सामने आ गई तो मैं एक बात कहना चाह रहे राजीव भाई, ये इनको मूल निवासी तो हम बना नहीं सकते हैं, तो इन्होंने क्या पैंतरा कर दिया है कि उत्तराखंड में मूल निवासी तो बन नहीं सकते हैं। चलो ये यूसीसी के कानून में लिविंग शिप का कानून बनाओ और उत्तराखंड में राज करो, इनकी बेटियों पे डोरे डालो। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे जो, हम तो बुढ़े हो गए, हमारे तो बच्चे की शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे लोगों को समझना होगा, अपनी बेटियों को शिक्षा दीक्षा एक कानून ऐसे बनाना पड़ेगा उत्तराखंड में, जैसे हमारी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये गणित है, ये भूगोल है, ये संस्कृत है, तो ये एक कानून, एक स्कूल ऐसी लगनी पड़ेगी। हमें अपनी बेटियों को शिक्षा दीक्षा देनी पड़ेगी, हमने अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा, बच्चे से लेकर युवा तक उनको समझाना पड़ेगा। और जो बाहर के लोग हैं जो ऐसे आके हमारे बच्चों के साथ ये कर्म करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने आपको कह दिया कि लिविंग शिप का इसीलिए बनाया गया है कि उत्तराखंड में हमें मूल निवासी न बनाएंगे, चलो ऐसे करके हम पहाड़ों में राज करेंगे, तो ऐसे तो चलने का नहीं, ऐसे नहीं चलने का। हमारे एक दर्शक ने लिखा है, प्रियंका बिष्ट ने, आरएसएस के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। आरएसएस, पूरे आरएसएस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का मालिक कौन है? हर बीजेपी की, हमने पहले ही कहा, चरित्रहीन जो संगठन मंत्री होते हैं वो बीजेपी के मालिक होते हैं। पूरी पावर किसको मंत्री बनना है, किसको नहीं बनना है, वो तय करता है। एक प्रियंका बिष्ट जी। दूसरा, जिस अंकिता भंडारी के न्याय की बात आप करते हो, उस पर जो वीआईपी, कथित वीआईपी की बात है, वो भी आरएसएस द्वारा नामित संगठन मंत्री हैं, जिनका नाम अब दे दिया गया, उनका एक चू नहीं हो रहा है। और देश भर में बीजेपी से कोई कानून बनवाना, पब्लिक ने तो कानून मांगा नहीं, पब्लिक ने तो कहा नहीं कि लिव इन लाओ। कौन हो सकता है बीजेपी का मालिक जिसको ये कानून चाहिए? क्योंकि वही एक वर्ग है, यदि वो ईमानदार है तो कानून कैंसिल कराना चाहिए। वही एक वर्ग है जिसका विवाह नहीं है, वही लाभ ले सकता है। आप में कोई इसका लाभ नहीं ले सकते। तो किसको चाहिए? स्वाभाविक तौर पर चाहिए किसको भूख लगी है, खाना किसको देना है? हम खाना खा नहीं सकते, तो खाना बनाए क्यों? खिचड़ी क्यों बनाए? खिचड़ी उसी के लिए तो बनाएंगे जिसको खाना है। सिर्फ बीजेपी में जो बीजेपी का मालिक वर्ग है, आरएसएस के संगठन मंत्री, उनका विवाह नहीं होता, वही इसका लाभ ले सकते हैं। ये गंभीर बात है, आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो बीजेपी के मालिक हैं। अभी तक उन्होंने कैंसिल क्यों नहीं कराया? उनकी इजाजत के बगैर बीजेपी कानून ले आई, और ले आई तो कैंसिल क्यों नहीं हुआ? ये पूछो आरएसएस वालों से भी। जी आशुतोष भाई।
हाँ बिल्कुल राजीव भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हमने पहले ही बोला है कि जो चरित्रहीन लोग हैं उन पे हम आरोप लगा रहे हैं। भाई अगर आरएसएस में चरित्रहीन लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, चरित्रवान लोग भी हैं, तो उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आया उन कैसे? चरित्रवान लोग, अगर अच्छे राजीव भाई लोग हैं तो उन ये चैलेंज लाए चरित्रवान, क्यों? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर वाकई वो चरित्रवान है तो यूसीसी कानून क्यों उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि पर लागू होने दिया, क्यों विरोध नहीं किया? तो हम उन्हें, उनका भी चरित्र जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है साफ तौर पे। और सनातनी जितने संगठन है, मैं इसमें जो हमारे पंडा समाज है वो भी अभी विरोध नहीं कर रहा है, जो हमारे बजरंग दल वाले हैं वो भी स्पष्ट रूप से विरोध नहीं कर रहे हैं, जो हमारे ये हरिद्वार और ऋषिकेश में तमाम जो हमारे जो तमाम धर्मशालाएं जिन्होंने खोली हुई हैं, जो कहते हैं कि हम बाबा हैं, ये लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इन्हें सनातन का अपमान नहीं दिखाई दे रहा है? मैं वही पे कह रहा हूं ना राजीव भाई, स्वामी दर्शन भारती जो लव जिहाद की बात करते थे, लिव इन में उनको कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा थी कि स्वामी दर्शन भारती को तो विशेष रूप से आमंत्रित करिए कि इस लिव इन पे वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। वो जगह जगह जाके मजार तोड़वा देते हैं, मस्जिद तोड़वाने और उत्तरकाशी झगड़ा करवाने पहुंच जाते हैं, लिव इन पे कुछ नहीं बोलते हैं। तुरंत करूंगा, लेकिन मैं इसको एड ऑन कर देता हूं। स्वामी दर्शन भारती का जब आंदोलन ये उत्तरकाशी वाला चल रहा था, उस समय मैंने उन्हें लाइव किया था, मैंने ये प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा इस प्रश्न के साथ कतई वो सरकार के साथ नहीं है, इस पर वो पुनः ये उन्होंने जरूर कहा था, मैं आपने मुझे रिमाइंड कर दिया, मैं दोबारा उनको लाता हूं। उन्होंने कहा था इस पर मैं कतई सरकार का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस पर अपना स्टैंड अलग से रखूंगा। ये जो उनकी वर्डिंग थी जी। लेकिन उसके बाद तो पब्लिकली साइलेंट ही है राजीव भाई, वो पब्लिकली कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। भाई एक बार वो जाके जो है मुख्यमंत्री धामी से मिलने, कम से कम फोटोग्राफ तो जो इनका सूचना का पेज है उसमें हम देखें कि स्वामी दर्शन भारती ने यूसीसी का विरोध दर्ज किया, क्या एक फोटोग्राफ खिंचवा के भी नहीं डलवा सकते? तो इसका मतलब मौन सहमति है। मैं सारे सनातनी संगठनों को कह रहा हूं कि कोई भी खुल के विरोध नहीं कर रहा है। तो क्या वाकई जो आपका सनातन था वो छदम सनातन था केवल सत्ता हासिल करने के लिए? ये जो भाजपा और आरएसएस का सनातन था या बजरंग दल का सनातन था या तमाम हिंदूवादी जो संगठन है, क्या इनका केवल सत्ता धारण करने के लिए नौटंकी थी? अदरवाइज आप यूसीसी जैसे गंदे कानून का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? ये तमाम सनातनी संगठनों पर बड़े सवाल हैं, तमाम पंडा समाज पर बड़े सवाल हैं, तमाम बाबाओं पर बड़े सवाल हैं, तमाम धर्म के ठेकेदारों पर बड़े सवाल हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो राजीव भाई ये तो बड़ी साजिश मुझे नजर आ रही है इसके पीछे, कि कई ये धर्मशालाएं भी तो ये जो यूसीसी का लिव इन है उसका फायदा उठाने की ऐसा तो नहीं बनने वाली है, जो हरिद्वार ऋषिकेश की जो धर्मशालाएं हैं। टेक्निकल पहलू है और उसमें भारत के कई सारे मामले, लॉ वाले मामले भी हैं, और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं किशोर रावत जी। रावत साहब, जो आशंकाएं डायस ने व्यक्त की है, क्या ये सही है या गलत है, या हम लोगों को कुछ गलत समझ में आ रहा है, आईएएस अधिकारी और मंत्रियों को कुछ और समझ में आया जो हम नहीं समझ पा रहे हैं शायद? रावत जी। राजीव भाई, मैं नेट शब्दों में मैं कहूंगा, जो ये नेगी जी ने बोला है ना, लिव एंड रिलेशनशिप जो प्राविधान है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स टूरिज्म है। इस बात से मैं 100% सहमत हूं, यही है। और इसके पीछे जो भी अब इसके जो विकृत रूप है, बट आप उसे बड़ा, आप उसे हल्का कर दे रहे हैं। जब आप सेक्स टूरिज्म, टूरिस्ट तो आता है चला जाता है, यहाँ तो वो घर जमाई बन रहा है आपका, वैध घर जमाई। वो मैं कह रहा हूं ना, वो बिल्कुल उसके जो दुष्परिणाम मैंने बोल दिया पहले ही कि उसके जो जितने दुष्परिणाम है वो सब उत्तराखंड के लोगों के साथ में है। वो हमारा जो है संपत्ति ले लेंगे, वो हमारी मान सम्मान सब खत्म कर देंगे, हमारे जो वो हमारा जो वो वर्ण संकर संतानें होंगी, ये सब कुछ उत्तराखंडियों को झेलना है। तो ये लिव एंड रिलेशनशिप जो है कानून जो है, ये उत्तराखंड के समूल पथभ्रष्ट होने का और विनाश का एक कानून है। ये आप जान लीजिए, ये सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं समझ रहे हैं। और दूसरी बात है, मैं एक बात राव जी, मैं एक बात और रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूं, थोड़ा एक मिनट। ये लिव एंड रिलेशनशिप पे मुझे नहीं लगता है इसमें कहीं कोई पार्टी की बात है। सभी लोगों को, जैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल वाले प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो
सकारात्मक सोच के लोग हैं, जो अपना जिनका मान सम्मान बचा है अब अंदर थोड़ा, उन्होंने विरोध किया। तो उसी प्रकार सभी उत्तराखंड के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए डट के। ये बहुत विनाशकारी है, ये बहुत उत्तराखंड को पथभ्रष्ट करने वाला है। ये उत्तराखंड देवभूमि की जगह जो है ये भोग भूमि बनाने का प्राविधान है। इसके लिए सबको एकजुट एकमुठ होना ही पड़ेगा। हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, कोई कांग्रेस में होगा, कोई बीजेपी में होगा, कोई उत्तराखंड क्रांति दल में होगा, कोई ये नए जो अभी स्वाभिमान मोर्चा बना है उसमें होगा, कोई समाजवादी पार्टी में होगा, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में होगा, लेकिन हम मूल रूप से अपने आप को बचा पाएंगे, अपने वंश को बचा पाएंगे। ये अपने वंश को और अपने रक्त को बचाने वाला है मामला। ये हमको इस कानून को बहुत डट के विरोध करना चाहिए। हम पूरे यूसीसी कानून के विरोध में नहीं है, हम सिर्फ इसमें जो ये प्राविधान है लिव इन रिलेशनशिप का, मैं व्यक्तिगत रूप में अपनी बात कर रहा हूं, लिव इन रिलेशनशिप का प्राविधान ये समाप्त होना चाहिए बस। जी शकुंतला जी, अब चलते चलते आखिरी कमेंट। मैं बोलना चाह रही हूं राजीव जी, मेरे जहन में एक बात आई है, मेरे जहन में एक बात आई है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, बीज बो के कोई चले जाएगा, लेकिन जब उसकी कटाई छटाई बटाई होगी तब क्या होगा। बात बीज पे आती है, बीज तो अंकुर लेगा, पैदा होगा, बड़ा होगा, लेकिन जब उसकी भविष्य की बात आएगी तब क्या होगा। और क्या हमारे बच्चों का भविष्य यूसीसी कानून पे लागू होगा? नहीं, हमारा यूसीसी कानून पे हमारा बच्चों का भविष्य नहीं होगा। हमें पूरे उत्तराखंडियों को विरोध करना चाहिए, पुरजोर विरोध करना चाहिए। हमें ये भी जवाब मांगना चाहिए कि उत्तराखंड पे ही क्यों लागू हुआ और प्रदेशों में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा। हमारी बेटियों पे तुम्हारी नजर है, लेकिन सोच लो, जिसने भी ये कानून पास करा है, अगर हमारी बेटियों पे नजर डालेंगे तो हम कसम खाते हैं महादुर्गा महाकाली की, इनके आंखें हम बाहर निकाल देंगे। अगर कभी हमारी बेटियों पे ऐसी नजर पड़े तो इनके आंखें बाहर निकाल देंगे। लिविंगशिप की बात और रिलेशनशिप की बात तो बात की है, लेकिन इनके आंखें बाहर निकाल देंगे। और हम आपके माध्यम से पूरे अपने उत्तराखंड की जनता को बोल रहे हैं, इसका हमें विरोध करना है। अभी ये बीज का बीज है, ये अंकुर नहीं फूटा है, और ये अंकुर फूटने से पहले इस बीज को यही धराशायी करना है और पूरे उत्तराखंड को आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। चाहे कोई किसी भी बेस में करे, कोई रोड में आके करे, कोई मीटिंग करके करे, कोई धरना स्थलों में करे, इसका विरोध करना चाहिए। और रही ये जो अग्रवाल जी पे जो शुरू हुई थी, यहाँ खत्म हो रही है। अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया, मन से दिया या बाहरी मन से दिया, इधर इस्तीफा दिया, उधर लठैतों को तैयार कर दिया। और इसमें अभी महेंद्र भट्ट जी हैं, इसमें अभी सुबोध उनियाल जी हैं, इसमें रितु खंडूरी जी हैं, इसमें गणेश जोशी जी हैं। हमारी दिल को, मैं अपनी बात कर रही, मेरा दिल बहुत रोता है और बहुत दुखी होता है। जब तक ये 4-5 बाहर नहीं हुए तब तक इस दिल को तसल्ली नहीं होगी। एक अग्रवाल के इस्तीफे पे हम लोग तसल्ली नहीं मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रावत जी को प्रणाम। दिया, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है। शकुंतला रावत जी, किशोर रावत जी, आशुतोष नेगी जी, इससे पहले यूकेडी के कुछ अन्य नेता, और जो आंदोलन पे बैठे हुए थे भूख हड़ताल पर, भुवन कटैत और आयुष रावत हमारे साथ गैरसैंण से जुड़े हुए थे। लेकिन मोटे तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे सवाल जिनको लेकर आंदोलन चल रहा था, लोग अनरेस्ट थे, जुलूस निकल रहे थे विधानसभा इस हाउस के दौरान, तब तक ये प्रेमचंद्र के बवाल ने बहुत सारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सवालों को शोरगुल उसके नीचे दब गए। लेकिन वो सवाल मौजूद हैं, वो जीवित है, क्योंकि उत्तराखंड के कष्ट और उनकी अच्छाइयां, उनके अपभ्रंश आज भी समाज को परेशान कर रहे हैं। मसलन ये जो मीटर का मामला आया है, तकरीबन 2000 करोड़ का ये मामला है। अभी लोगों के बिल खराब होने शुरू हो गए हैं। जिनके बिल 800 आते थे उनके 1600 आए,
जिनके 2000 आते थे उनके 4000 आए, मेरा बिल 5000 का आया, 1 महीने का, एक बार का जो बिल था। अचानक बिल इतने बढ़ा दिए गए हैं, आप कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद से फिर अडानी बिल आपको लाद दिए जाएंगे। आप शिकायत करने जाएंगे, बिल खराब है, तो नया बिल आपको आ जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं यूसीसी में जो छेद है। दूसरा, सख्त भू कानून का प्रचार तो हो गया, लेकिन कोई भू कानून 1 इंच नहीं बदला है आज भी। इस सच से लोग भी बेखबर हैं, क्योंकि अखबार ने छाप दिया, अब क्या क्या बदल गया, कुछ नहीं बदला है। वो कानून विधानसभा से पास हुआ, चला गया राजभवन। वो जब तक प्रवर्त नहीं होगा तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा। जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, डीएम आज भी, और डीएम ऑफिसर में जो फाइल देखते हैं ना लैंड यूज चेंज की, वहां दलालों की पौबारा हो रखी है, खुली पौबारा है। और आपको मैसेज चला गया कि जी 11 जिलों में ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ है, तो सच है। अभी जब तक प्रवर्त नहीं हुआ, एजिटेशन। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो दब गए थे, और इन सवालों का शोर अब बहुत गूंजेगा, और खासतौर पर महेंद्र भट्ट और ऋतु भूषण खंडूरी। अभी के लिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, कुछ देर बाद लखपत बुटोला जी के साथ मैं हाजिर होता हूं। लखपत बुटोला, पहाड़ के शेर, उनका क्या कथन है प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद। आप सबका शुक्रिया, दीजिए इजाजत।